हाँ जी, कल वाला सवाल आप लोगों ने एक और बार किया था। बिल्कुल सही है। हाँ। हाँ जी, कल वाला सवाल आप लोगों ने एक और बार किया था। अब आसान लग रहा है? नहीं, पहले ही सही लगा था। पता नहीं ये कहाँ से आएगा, क्या बस सही आ रही है आवाज़। एक्सेल पर किया था, चैलेंज ही बेहतरीन है। अच्छा जी, कल हमने बैलेंस शीट खत्म किया था, आज हम लेके चलते हैं उसी चीज़ की पीएनएल को। हर चैप्टर के ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे करीम। हर चैप्टर के ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, सिर्फ कंसोलिडेशन के नहीं, हर चैप्टर के करवाने में नहीं। अच्छा, सब बच्चे बता दें, सबके पास क्या ये, हाँ जी हमारे क्या हाल है, सबके पास क्या ये स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड शो? अब शो हो रही होगी, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, प्लीज़ पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने। अब सही आएगी आवाज़ आप लोगों को? अच्छा जी, पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने मुझे ही क्लियरली बताना है, प्लीज़ फोकस के साथ। मुझे एक बात बताएं, जब आप कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसा ही है भाई, तो आपको पता है सबसे पहले पेरेंट अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करता है और सब्सिडरी अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करती है, ऐसा ही है? अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताएं, प्लीज़ आप सबसे भी पूछूंगा कि जो आप कंसोलिडेशन में रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रिटेन अर्निंग को रखते हैं, क्या वो सब्सिडरी की अपनी बुक की अपने हिसाब से होती है, हाँ या नहीं? मैं फिर से पूछता हूँ कि जो रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की पार्क करते हैं, तो क्या वो सब्सिडरी की अपने हिसाब से होती है या कंसोलिडेटेड बुक्स के लिहाज से होती है? गलत। अपने हिसाब से होती है, क्योंकि वो जो वहां पे रखते हो वो उसके अपने हिसाब से होती है। उसको मैं कहता हूँ अनएडजस्टेड रिटेन अर्निंग। फिर उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट पार की थी, ऐसा ही है, याद आ रहा है? अच्छा जी, ये चीज क्लियर करने के लिए कि आगे कोई शक व शुबा नहीं रहे, कोई मतलब मसले नहीं रहे, तो एक और चीज सीखो। आपने ये एडजस्टमेंट जैसे ही वहां पे पार की, प्लीज सुनिएगा, आपने ये सारी एडजस्टमेंट्स जैसे ही वहां पे पार की, तो आपका सब्सिडरी का प्रॉफिट सेपरेट बुक के हिसाब से रहा या कंसोलिडेटेड बुक के लिहाज से हो गया? हाँ जी, वापस से। सर मैं सबसे पहली चीज पूछ रहा हूँ, सबसे पहली चीज, जब आप बैलेंस शीट में काम कर रहे होते हैं तो आप रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट की उठाते हैं, किसकी बुक से उठाते हैं? सब्सिडरी की बुक से उठाते हैं। जब सब्सिडरी की बुक से आप वो रिटेन अर्निंग पिक करते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या उस सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग के अंदर सब्सिडरी का अपना फॉर द ईयर का प्रॉफिट शामिल होता है, हाँ या नहीं? होता है सर। अच्छा जी, वो उसके अपने हिसाब से होता है। फिर आप सारी इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स आप ही पार करते हैं। अच्छा, आपके पार करने के बाद वो प्रॉफिट क्या सेपरेट बुक का प्रॉफिट रहता है या कंसोलिडेटेड में कन्वर्ट हो जाता है? सर वो कंसोलिडेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं आपने कन्वर्ट किया था वो। चलिए एक और चीज बताओ, जब आप ग्रुप रिजर्व बनाते हो, ग्रुप रिजर्व की बात कर रहा हूं, ग्रुप रिजर्व में आप लोग क्या पेरेंट एंटिटी का रिटेन अर्निंग पिक करते हो रिपोर्टिंग का? अच्छा, उसके अंदर क्या सब्सिडी जो पेरेंट एंटिटी है, क्या उसका अपना प्रॉफिट शामिल होता है? अच्छा, कंसोल के हिसाब से होता है या उसके अपने हिसाब से? उसके अपने हिसाब से होता है, ऐसा ही है भाई, वहां पे भी आप एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं। यानी सर एक बात समझ आ रही है, बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको पता है कि सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग में सब्सिडरी का प्रॉफिट है, हमारे रिटेन अर्निंग में हमारा प्रॉफिट है। वापस से सर, बैलेंस शीट बनाते वक्त सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग जो मैं पिक करता हूं, तो उसके अंदर सब्सिडरी का अपना सेपरेट बुक का प्रॉफिट शामिल होता है, उसमें आप लोग एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट जो टेक्निकली कंसोलिडेट होता है वो एडजस्टेड होता है, ऐसा है? फिर जब आप ग्रुप रिजर्व बनाते हैं,
तो ग्रुप रिजर्व बनाते वक्त जो आपका अपना रिटेन अर्निंग होता है उसके अंदर आपका अपना प्रॉफिट शामिल होता है बीइंग अ पेरेंट एंटिटी। फिर उसके अंदर आप क्या पार्क करते हैं, एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं, ऐसा है भाई। जब आप वहां पे एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं तो क्या ये बात समझ आ रही है कि कंसोलिडेशन करते वक्त आप दो कंपनीज के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स पार्क कर रहे हैं, एक सब्सिडरी के और एक पेरेंट के। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन में? तो आप सबको भी ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए जी, अच्छा जी, पर मुझे एक और बात सिखा दें। वहां पे बैलेंस शीट में अगर आप लोगों ने एडजस्टमेंट्स पार्क की तो क्या पीएनएल जो बनाओगे क्या वहां पे खुद पार्क हो गई है, वो अभी भी अनएडजस्टेड है? हाँ जी, अब बस खाली खाली ये कंक्लूजन चाहिए मुझे सर, वो भी अनएडजस्टेड है अभी, ऐसा ही है? दैट मींस कि सर आपने वो प्रॉफिट जो वहां पे एडजस्ट किया था वही सारी एडजस्टमेंट्स अब यहाँ पे भी पार्क करेंगे, कहाँ पे? पीएनएल में। पर एक चीज हमने तब सीखी है, वापस से सीखेंगे आज, कि बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स होती हैं, पीएनएल में पीएनएल की। पर दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ऐसा ही है भाई। चलें जी, पीएनएल की शुरुआत करते हैं भाई। हम खाली इसको फुल स्क्रीन पे ले आए लोगों के लिए। अच्छा जी, फोकस के साथ। सर जब भी मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल की बात करूंगा आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। कोई कहीं का भी बच्चा है वो इसी अप्रोच पे आ जाए, क्योंकि ये बेहतरीन अप्रोच है किसी भी कंसोलिडेटेड पीएनएल के सवाल को सॉल्व करने की। सही है जी, फोकस करिएगा, थोड़ा स्पीड में जाना है आज। इधर सर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैंने सब्सिडरी को एक्वायर कब किया है, ऐसा है? अच्छा जी, अब इसकी लॉजिक सुनेंगे सर, ऐसे क्यों करता हूं भाई। देखो मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी का अपना पीएनएल वो अपने हिसाब से बनाएगी, सब्सिडरी अपना पीएनएल अपने हिसाब से बनाएगी, ऐसा ही है भाई। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी का जो अपना पीएनएल है और जो उसका प्रॉफिट है उसकी अपने रिटेन अर्निंग में गया था? आपने उसमें एडजस्टमेंट्स पार की थी। मैं फिर ये सिखाना चाह रहा हूं वापस से अभी फिर से कि वहां पे बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स पार की तो क्या पीएनएल में खुद हो गई? या वहां भी हम करेंगे? पर यहां पे यहां के मसले देखेंगे, वहां पे वहां के मसले देखेंगे। चलो एक और चीज, सब्सिडरी का जो पीएनएल है क्या उसका बॉटम लाइन का प्रॉफिट सब्सिडरी के अपने रिटेन अर्निंग में था? पक्की बात है। चलें, वहां पे आपने एडजस्टमेंट पार की थी, पर मैं कह रहा हूं वहां पे एडजस्टमेंट पार की थी तो क्या पीएनएल में खुद हो गई? या वो भी हम करेंगे? चलें, पर फिर एक और चीज कहता है आपको स्टैंडर्ड, आपको वो ये कहता है कि भाई जब भी आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, देखो आपने सब्सिडरी को एक्वायर कब किया है। लेट से कि आपने किसी सब्सिडरी को कोई अप्रैल में एक्वायर किया, 1 अप्रैल को, तो क्या आपके पास उसका प्रॉफिट पूरे साल का आना चाहिए, 9 महीने का? 9 महीने का प्रॉफिट आना चाहिए सर। तभी तो मैं कहता हूं कि भाई आप डिटरमाइन कर लें डेट ऑफ एक्विजिशन, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपका जिस प्रॉफिट पे राइट नहीं है वो भी कंसोलिडेट हो जाए। क्या यहां तक बात समझ आती है? चलें जी आगे। फिर हमने एक काम करना है, हमें काम ये करना है कि सर मुझे बनानी है कौन सी पीएनएल? अनएडजस्टेड पीएनएल। अनएडजस्टेड पीएनएल का सिर्फ इतना सा मतलब तुम लोग समझ लो कि पेरेंट और सब्सिडरी का जो पीएनएल है उन दोनों को ऐड करके एक साथ दिखा दो। उसको मैं तुम लोगों से पूछता हूं, जवाब देना। मैं उसको अनएडजस्टेड पीएनएल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके अंदर आपस की एडजस्टमेंट्स पार्क। चलो ढीठ बन के एक और बात बता दो, तो बैलेंस शीट में की तो थी भाई, वो वहां पे एडजस्ट हुआ था, पीएनएल अभी भी वैसा ही है। तो अगर उसको उसकी इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्या यहाँ की कंसिडरेशन के साथ साथ एडजस्टमेंट्स पार करनी चाहिए? चलें जी, हमने यहाँ पे लिख लिया भाई प्रिपेयर अनएडजस्टेड पीएनएल। सुने जरा आपके सामने, अब सही है उसामा? अच्छा जी, अब मुझे एक और बात बताएं, आपके सामने ये दो कंपनीज का पीएनएल आ रहा है। अगर मुझे अनएडजस्टेड पीएनएल बनाना है, दोनों को ऐड करके दिखा दूं, पर ये कंसोलिडेशन के लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई आपस की सेल भी होगी, आपस की इनकम भी होगी, आपस के एक्सपेंसेस भी होंगे जो कि होने नहीं चाहिए। फिर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप इसके अंदर पार्क करें सर इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स, और वो अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे क्यों पार्क करूंगा, क्योंकि वहां पे पार्क कर देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पार्क हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर वो ये कहता है कि जब आपने
एडजस्टमेंट्स पार कर ली हैं, तो प्लस माइनस करके एक पीएनएल बनाओगे जिसका नाम क्या होगा? सही है जी। तो भाई फिर वो कहता है कि आप बना लें एडजस्टेड पीएनएल। जैसे ही आपने एडजस्टेड पीएनएल बना दिया, तो भाई वो जो प्रॉफिट निकालोगे वो कितने लोगों में बांटोगे? पहला पेरेंट और दूसरा एनसीआई। शुरू करें इसको? चलें जी। मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है अनएडजस्टेड का मतलब क्या, दोनों को मिला के बस। सही है जी। अब बात कर लेते हैं किसकी? एडजस्टमेंट्स की। चलें जी फोकस के साथ। इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट रिसीवेबल प्लस लोन रिसीवेबल, जरा फोकस करिएगा मेरी बात पे। क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट एंटिटी, देखो मैं लिंक करके चलूंगा, जैसे पहले भी लिंकेज के साथ आज भी लिंकेज के साथ करेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट एंटिटी सब्सिडरी को कोई लोन प्रोवाइड करे? अच्छा, लोन प्रोवाइड करना मैं तुमसे पूछता हूं, क्या एक बैलेंस शीट आइटम है या पीएनएल? अभी बैलेंस शीट लोन का बताओ सर। बैलेंस शीट। इंटरेस्ट की कहानी बाद में। यानी सर दैट मींस के अब तक कोई पीएनएल का हिट नहीं है। चलिए जी देखते हैं। भाई इसने लोन दिया 1000 रुपए का और कैश चला गया इसके पास 1000 रुपए का। चलिए जी, इसने इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट कमाया, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या इसने गलत किया हुआ? अपने हिसाब से, अपने हिसाब से सही किया हुआ, ये हुआ होगा। इसके बाद जब मैं सब्सिडरी की बात करता हूं, इसके पास कैश आया होगा और लोन पेबल। देखो भाई, ये ग्रुप का कैश है, कैश इसके पास है उसके पास है, बात एक ही है। मसला है रिसीवेबल पेबल का। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूंगा, क्या ये लोन रिसीवेबल पेबल आना चाहिए या हटा देंगे? चलें जी हटा देंगे, ये बात तय हो गई है। अच्छा जी आगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया और इंटरेस्ट पेबल आ गया। सुनिएगा मेरी बात, क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल बैलेंस शीट में हटाओगे? क्योंकि अपने आप से रिसीवेबल अपने आप से पेबल नहीं दिखा सकते। यहां तक भी बात समझ आती है? अब एक और चीज फोकस कर लेते हैं। पहले मैं बात करूंगा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में सब्सिडरी की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। सब्सिडरी की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। भाई ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है? सब्सिडरी की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, तो वो रिटेन अर्निंग से माइनस हुआ होगा। पेरेंट एंटिटी की बुक्स में ग्रुप रिजर्व के अंदर वो पॉजिटिव होगा इनकम के नाम पे। चले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, उसका नेगेटिव घूम के पोस्ट एक्विजिशन के नाम पे आपके पास आएगा? ऐसा ही है भाई, आएगा ना आपके पास वापस घूम के, तो मेरे ख्याल से वो जीरो हो जाएगा। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या बैलेंस शीट बनाते वक्त आज आप कंक्लूड करके जाओ आज कि क्या इनकम और एक्सपेंसेस को रिवर्स करोगे? क्योंकि वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे। अगर तुमने किया तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा देखो एक और भी लॉजिक है कि जब तुम बैलेंस शीट में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बैलेंस शीट में दिखता थोड़ी ना कितनी इनकम, यानी किस नाम से इनकम है किस नाम से एक्सपेंस है, बैलेंस शीट में नहीं दिखता। क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ ग्रुप रिजर्व यानी इक्विटी दिखती है। पर हाँ, अब अगर मैं बात करूं किसकी, पीएनएल की, तो आओ देखते हैं क्या यहाँ पे मसले हैं। जब मैं पीएनएल देखूंगा, तो क्या पेरेंट एंटिटी की बुक्स में इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी और सब्सिडरी की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा। ऐसा ही है, कितने का? 100 का। अच्छा प्लीज सुनिएगा, जब सब्सिडरी की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 100 नेगेटिव आना चाहिए। सही है, सुनिएगा मेरी बात। ये रहा जी, इंटरेस्ट इनकम, ये एक्सपेंस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक्सपेंस है। सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं कौन सा पीएनएल बनाता हूं? अनएडजस्टेड पीएनएल बनाता हूं। अब जरा फोकस करें। जब मैंने अनएडजस्टेड पीएनएल बनाया बाय सिंपली एडिंग बोथ फिगर्स, तो देखो प्लस माइनस इंपैक्ट जीरो हो रहा है। प्लस माइनस इंपैक्ट जीरो होता हुआ दिखता है, ऐसा है तुम्हारे सामने। अच्छा भाई, तो बैलेंस शीट में तो ये हो चुका होगा ना, पर मसला ये कि देखो अभी भी आंसर जीरो ही आ रहा है। पर अब मसला है प्रेजेंटेशन का। क्यों मसला है? क्योंकि यहां पे दिखता है कि भाई इनकम कमाई हुई है, एक्सपेंस कमाया हुआ है, एक्सपेंस इनकम हुआ हुआ है। तो क्या अपने आप से इनकम दिखा सकता हूं? अपने आप पे एक्सपेंस दिखा सकता हूं? क्या करूं उसको? रिवर्स करूं, इनकम को इनकम में से हटा दूं, एक्सपेंस को एक्सपेंस में से हटा दूं। चलिए जी, जब मैंने हटा दिया, तो मेरे एडजस्टेड पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम कितनी हो गई? जीरो। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो गया? जीरो। चलो अब एक और बात बताओ, जब बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में भी तो जीरो हो गई थी।
पर वहां पे दिखता नहीं है ना कितने, किस नाम से इंटरेस्ट इनकम है, किस नाम से। वहां पे सिर्फ इनकम से मुझे गर्ज होता है, क्या वहां पे इनकम खुद ब खुद जीरो हो गई थी? और यहाँ पे भी जीरो हो रही थी, पर यहाँ पे किस चीज का मसला था? प्रेजेंटेशन का। तो सर हमने एक चीज कंक्लूड की है, समझिएगा मेरी बात, एक चीज कंक्लूड की है, बैलेंस शीट में हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिवर्स नहीं करेंगे, बैलेंस पीएनएल में करेंगे, क्योंकि पीएनएल में किस चीज का मसला होगा? प्रेजेंटेशन का मसला होगा। यहां तक क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा जी, अब एक और चीज, एक स्टेप आगे लेके जाता हूं समझने के लिए। व्हाट इफ मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि सब्सिडरी ने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गई, तो अब तो पार्क करोगे ना? अब तो पार्क करोगे ना? जानी बंद कर दो इसको, जिसका भी है मोबाइल। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ कि अब जब अगर मैं कहता हूं कि रिटेन अर्निंग है, रिपोर्टिंग है, प्लीज सुनिएगा, तो भाई मैं कह रहा हूं पेरेंट एंटिटी ने तो इंटरेस्ट इनकम बुक की हुई है ना, सब्सिडी ने अब तक बुक, तो अब वहां पे आप बुक करोगे क्योंकि ये उसकी बुक्स की गलती है। समझ आ रही है बात? तो ये एरर वाली चीजें हमने ऑलरेडी अकाउंट फॉर की हुई। अच्छा, उसको सब किया हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। बात समझ आती है? क्लियर है? चलें जी, एक स्टेप आगे लेके जाते हैं उसको। भाई डेप्रिसिएशन ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, प्लीज सुनिएगा। मैंने जब ये कंपनी खरीदी थी तो एक प्लांट की फेयर वैल्यू थी कोई 12,000 रुपए, उसकी कैरिंग अमाउंट थी कोई 5,000 रुपए, ऐसा ही है। उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 5 साल की थी। चलें जी, हम लोगों ने, फरिया के सही है, रिपीट करते हैं सब्सिडरी की मिस्टेक। फरिया, मैंने ये कहा कि अगर सब्सिडरी एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गई है तो उसका रिपोर्टिंग डेट का रिटेन अर्निंग ज्यादा होगा, आप वहां से माइनस कर दीजिएगा। अगर तो नहीं हुआ हुआ, अगर सब हुआ हुआ है तो दैट मीन्स कि मुझे पे कुछ भी अकाउंट फॉर नहीं करना है, बस ये याद दिलाना था मुझे। सही है फरिया? अच्छा जी, अब इस चीज को देखो, मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट की थी तुमने? एक्विजिशन पे कितने से तुम लोगों ने पीपी को इंक्रीज किया होगा? 7,000 से। अच्छा जी, फिर रिपोर्टिंग पे कितना रखा होगा? 5,600। कितने सालों के बाद? 1 साल के बाद। यही आता है, देख लो एक बार, चेक कर लो, यही है। अच्छा जी, तो आपने रिपोर्टिंग में से जब एक्विजिशन को माइनस किया होगा तो आपके पास -1,400 बुक हुआ होगा। इस -1,400 को मैं क्या कहता हूं? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। समझना मेरी बात, बैलेंस शीट में ये आपकी रिटेन अर्निंग को एडजस्ट कर लेता है। बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग की एडजस्ट करने का मतलब समझते हो कि आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है कि आपके रिटेन अर्निंग में जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है वो 1,400 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये बैलेंस शीट की बात हो रही है। मैं आपसे फिर एक बात पूछता हूं, पर अब जब आप बनाएंगे पीएनएल, क्या पीएनएल में ये 1,400 का डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? हाँ जी, सबसे पूछ लेते हैं, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हम पार्ट करेंगे, तो बैलेंस शीट में कब तो लिया था, यहाँ क्यों कर रहे हो वापस? क्योंकि सर वो भी अनएडजस्टेड था, आपने उसको एडजस्ट किया था। पीएनएल अभी भी अनएडजस्टेड है, वहां पे भी एडजस्टमेंट नहीं पार करूंगा। तो अगर आपको सवाल में वो लिख के देता है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ पीपी एक्सीडेड इट्स कैरिंग अमाउंट बाय ₹7,000, तो क्या वो पीपी बुक करवाना चाह रहा है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है? वो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। समझ आती है बात? चलिए जी। अच्छा, पर बैलेंस शीट में 5,600 भी जाएगा ना, पर अभी हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, पीएनएल की। पीएनएल की क्लियर है भाई यहां तक? तो आप देख लेते हैं जरा ऐसे ही। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में देखूं, पेरेंट का 10,000 आ रहा है, सब्सिडरी का 1,000 आ रहा है, कुल मिला के अनएडजस्टेड कितना आ गया? 11,000। क्या इस 11,000 में कुछ बुक होना चाहिए? कितना? 1,400। ऐसा ही है, तो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना आ गया? 12,400। क्लियर है जी यहाँ तक? कितनी एडजस्टमेंट सीखी है? आपस का इनकम एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। अच्छा, आखिरी बात प्लीज, मतलब क्योंकि आखिरी है, इसके बाद फिर मुझे पता है तुम लोगों की शक्लें नहीं है कि वापस से एक बार रिवाइज करो, उससे सवाल ही सवाल करना है इसके बाद तुम लोगों को। और मैं तुम लोगों को ऑलरेडी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बता चुका हूँ कि एक बार जर्नल घुमा के फिर रोज हर टॉपिक का एक सवाल करना है, उससे अच्छा रिवीजन होता है। ऐसे नहीं कि बार बार जर्नल घुमा दें, वो तब घुमाओगे जब कहीं फंसोगे। सही है जी, एक टाइम लगाओ, 3 दिन का पूरे रिवाइज करा दो। मेरे ख्याल से इससे तो रिवाइज भी हो रहा है पूरा तुम्हारा। सही है। अब तुम्हारे तुम्हारे पास जो चीज पेंडिंग रह गई है वो ये रह गई है कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ सवाल करो। रोज एक सवाल हर टॉपिक का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आराम से पास हो जाएगा पेपर। क्योंकि देखो, जब तुम सवाल सॉल्व करोगे वो रिविजन ही तो है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो, वो रिवाइज ही हो रहा है। प्लीज आइए, रिक्वेस्ट है सवालों पे सवाल करना। वो खत्म हो जाए तो मुझे बोलना सर और सवाल दे दे, मैं और सवाल दे दूंगा। सही है जी।
अच्छा जी, आज देख लेंगे कि एसीसी का सवाल तुमसे होता है या नहीं होता, वो अब देखते हैं आज। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ सर, इसको समझने के बाद खाली एक बार ढीठ बन के, अगर नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस हैं तो बैलेंस शीट में उसकी कोई एडजस्टमेंट, सब्जेक्ट टू सब्सिडी और पेरेंट ने अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर ली हो। अच्छा, व्हाट इफ पेरेंट ने इनकम रिकॉर्ड नहीं की होती, तो हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहले उसकी बुक की गलती को क्या करेंगे, सही करेंगे। बात समझ आती है? तो देखो इस तरीके से लेके चलना है। अच्छा, सब कुछ हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, पक्की बात है, पर बैलेंस शीट से रिसीवेबल पेबल हटाना है। अच्छा, तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं ताकि मेरे दिल की तसल्ली के लिए, जब पीएनएल बना रहे हो तब भी तो आंसर जीरो ही हो रहा है। तो मसला है प्रेजेंटेशन का, इनकम इनकम नहीं दिखनी चाहिए, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं दिखना चाहिए। चलें जी, ये सवाल ग्रुप में भी शेयर कर दूं दानियाल, ये सवाल कहाँ, अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इसके बाद भेजूंगा। सही है जी। अच्छा भाई साहब, एक और चीज सीखें। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसा हो सकता है सब्सिडरी को डिविडेंड डिक्लेयर करे? चलें जी, हो सकता है। ये हमने पहले भी देखा था, मैंने वो इनलाइन रखा हुआ है पिछली वाली चीजों से। सब्सिडरी का डिविडेंड डिक्लेयर करना हमजा एक्सपेंस होता है ना? वेरी गुड। भंगी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सही है जी, एक्सपेंस नहीं होता है, नशइयों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ये फिर तू वहां से आया। अच्छा जी, वापस से। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये कहता हूं, खुदा के वास्ते तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, ये बात याद रखना, सब्सिडरी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो उसके रिटेन अर्निंग में से जाता है, यानी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो उसका एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, अलबत्ता जो इन्वेस्टर है उसके लिए वो इनकम है। ऐसा ही है। अब जरा माइंड मैपिंग कर लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या किया था हमने। बैलेंस शीट में प्लीज सुनिएगा, 1 लाख रुपए डिविडेंड के नाम पे, आप लोग मुझे बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूं, 1 लाख रुपए सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग में से माइनस हुआ होगा। हाँ जी, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं, जल्दी बता दो जी। 1 लाख रुपीज सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में नेगेटिव होगा। फिर उसके दो हिस्से बनते नीचे जाके, 80 नेगेटिव हो जाएगा, 20 नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही है भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट एंटिटी ने अपने पास अपने ग्रुप रिजर्व में एज अ इनकम 80,000 रुपए रिकॉर्ड किए हुए होंगे। बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, पीएनएल की बात नहीं कर रहा, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या आप इस बात पे ईमान रखते हो कि वो 80,000 रुपए नेगेटिव सब्सिडरी की बुक से निकल के आपके पास ग्रुप रिजर्व में आ जाएगा? वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, कंफर्म करो, क्या ये बात समझ आती है कि आपस की इनकम खुद ही जीरो हो जाएगी? तो वो तो 1 लाख की ना, बाकी 20,000 किसका डिविडेंड है? एनसीआई। आप एक बात सुनो, एनसीआई तो एक थर्ड पार्टी है ना, क्या एनसीआई का डिविडेंड उसको मिलना चाहिए? यस सर, मिलना चाहिए। तो वो तो खुद ब खुद वहां पे पार्क हो गया था। तो क्या ये बात समझ आती है? बैलेंस शीट के अंदर प्लीज सुनिएगा, दोनों चीजें बताऊंगा। बैलेंस शीट के अंदर अगर सब्सिडरी डिविडेंड को अकाउंट फॉर कर चुकी है, पेरेंट भी डिविडेंड को अकाउंट फॉर कर चुका है, तो इक्विटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बात समझ आती है? इक्विटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, एक ही एडजस्टमेंट होगी रिसीवेबल और पेएबल की। और वो रिसीवेबल और पेएबल क्या पूरा एलिमिनेट होगा या सिर्फ अपनी हद तक? अपनी हद तक। बच किसका जाएगा? एनसीआई का। यहां तक बात समझ आती है? चलें जी, आगे लेके चलते हैं इसको। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ आप बैलेंस शीट में ये देखें कि सब्सिडी ने डिविडेंड को अकाउंट फॉर नहीं किया? हम करेंगे ना, कहां पे? ग्रुप रिजर्व में, नेट एसेट्स में। नेट एसेट्स में, यानी जिसकी बुक की गलती है वहां पे पार्क करेंगे। देखो सिंपल फॉर्मूला है, जिसकी गलती वहां पार्क करो। क्लियर है जी? अच्छा, अब यहां पे आ जाते हैं। देखो ये बात तो सर मुझे समझ आती है, बैलेंस शीट के अंदर उसने रिटेन अर्निंग में से माइनस किया हुआ है, मैंने पॉजिटिव रखा हुआ, प्लस माइनस जीरो हो जाता है। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या जब पीएनएल बनाओगे तो सबसे पहले क्या अनएडजस्टेड पीएनएल बनता है? हाँ जी। तो क्या पेरेंट एंटिटी की बुक्स में वो डिविडेंड इनकम आ रही होगी? अच्छा, वहां तो जीरो हो गई थी, कहां पे? बैलेंस शीट में। क्या यहां भी जीरो हो गई? या हम करेंगे? पक्की बात है ना? अच्छा, अगर हम करेंगे तो सामने वाली कंपनी का एक्सपेंस भी रिवर्स करेंगे। जा रहे हो, वेरी गुड। ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी इनकम है, हम इनकम को कटा देंगे, उसकी कोई एक्सपेंस नहीं है। तो क्या ये बात समझ आती है? मैं एडजस्टमेंट्स के अंदर सिर्फ कितने हटा दूंगा? 80,000 रुपए। तो क्या मेरी एडजस्टेड इनकम जीरो हो जाएगी? अच्छा, तो बैलेंस शीट में आखिरी बार प्लीज मेरी तसल्ली के लिए, बैलेंस शीट में क्यों नहीं हटाई थी? क्योंकि वो खुद ब खुद क्या हो गई थी, यहाँ पे खुद ब खुद जीरो
कौन करेगा? हम करेंगे। क्लियर है भाई? चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, सुनिएगा मेरी बात। क्या सब्सिडरी की अपनी गुडविल उसकी अपनी बुक्स में होती है? क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। अच्छा, हम कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। बात यहां तक समझ आती है? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, जब मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर मैंने कंसोलिडेटेड बुक्स की गुडविल, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, सही है जी, बैलेंस शीट की, मुझे एक बात बताएं, कंसोलिडेटेड बुक्स की गुडविल इंपेयर भी होती है। वो इंपेयरमेंट आप अगर फुल गुडविल होती है तो कितने लोगों में बांटते हैं? पेरेंट और एनसीआई। दैट मींस कि आप प्रॉफिट को कम करते हैं। अच्छा, वहां पे प्रॉफिट कम हो गया मतलब पीएनएल में भी कम हो गया, या वहां भी हम पार्क करेंगे? अच्छा, यानी आपको सवाल में अगर लिख के दे के कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड बाय दिस परसेंटेज या दिस अमाउंट, तो क्या पीएनएल में वो एक्सपेंस पार्क हुआ हुआ या आप पार्क करेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में भी हमने किया था, यहां भी हम करेंगे ताकि वो दोनों आपस में मैच हो जाए। क्लियर है जी? ऐसी इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं। टोटल नेट एसेट कितने के थे भाई? 3 लाख रुपए के। मैंने कंसिडरेशन दी 4 लाख रुपीज की। नेट एसेट्स कितने के? 3 लाख के। गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख। सर हमने इम्पेयरमेंट चार्ज कर ली कितने की? 10% की। नेट गुडविल आ गई आपके पास 90,000 की। तो हाँ बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मनीष। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10,000 रुपए अगर मैं कहूं कि चलो पार्शियल गुडविल है, तो पूरा का पूरा पेरेंट को दिया था, तो इससे मैंने ग्रुप रिजर्व को कम किया था। ग्रुप रिजर्व के कम करने का मतलब समझते हो? पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पर जबकि ये इम्पेयरमेंट सेपरेट बुक्स में शामिल नहीं होगी, तो वहां भी मैं पार्क करूंगा, तब जाके बैलेंस शीट पीएनएल आपस में क्या होंगे? मैच होंगे। बिल्कुल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर लेंगे। तो सर ये एडजस्टमेंट आई तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 120 के। क्लियर है जी यहां तक? चलो जी, अब जरा फोकस के साथ। सर पार्शियल गुडविल के केस में 100% देखो, अब एक और चीज भी सीख लो, चाहे फुल गुडविल हो या पार्शियल गुडविल हो, पीएनएल में इम्पेयरमेंट 100% डालना। सही है कि सर? फुल गुडविल हो या पार्शियल गुडविल हो, पीएनएल में इम्पेयरमेंट आप 100% चार्ज करोगे। सही है? फिर पैसे का बंटवारा करते वक्त सोचोगे कि एनसीआई को इसका जो लॉस है लोकेट करना है या नहीं करना। सही है जी? अच्छा जी, आगे हमने ये सीखा है, प्लीज सुनिएगा, कि पेरेंट सब्सिडरी को या सब्सिडरी पेरेंट को गुड्स बेच सकती है। ऐसा ही है। पर कल की क्लास में तुमने एक चीज भी सीखी थी और रिवाइज भी की थी कि अगर 100% इन्वेंट्री ग्रुप के बाहर बिक जाए तो प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती। कहां पे? बैलेंस शीट में। सही है जी? कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं रहती। दैट मींस के सेम इज द केस विद पीएनएल। पर वहां पे देखते हैं कि क्या कोई प्रेजेंटेशन का मसला आता है या नहीं आता। आगे लेके चलते हैं इसको। सर मैंने इन्वेंट्री खरीदी कितने की? 100 की। उसको बेचा कितने का? 150 का। ये सेल्स ये गेन लिखा हुआ भाई हमने। 50 का प्रॉफिट कमा लिया किसने? पेरेंट ने। अच्छा, सब्सिडी ने किया ये कि पूरा का पूरा माल उठा के कहां बेच दिया? ग्रुप के बाहर। अच्छा, अब जरा वैसे ही समझने के लिए मुझे एक बात बताएं, ग्रुप के लिए सेल्स कितनी है? 250। क्योंकि भाई मैं सेल कौन सी मानूंगा, आपस की है बाहर की? बाहर की। वेरी गुड जी, ये बात याद रखिएगा, मैं आपस की सेल नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ बाहर की सेल्स मानूंगा। चलिए जी, यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बुक्स में सेल दिखनी चाहिए 250 की। कंसोलिडेटेड बुक्स में कॉस्ट कितने की दिखनी चाहिए? 100 रुपए की। प्रॉफिट कितने का दिखना चाहिए? 150 का। अच्छा, अब दोनों को ऐड करूं तब भी कितना दिखता है? 150। यानी दैट मींस के सर देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा ही है? चलिए जी, इसको आगे लेके चलते हैं। भाई ये वही एंट्री जो कल वाली थी। सबसे पहले कौन सा पीएनएल बनाते हो? अनएडजस्टेड। जब मैंने अनएडजस्टेड पीएनएल बनाया तो मैंने 150 और 250 को ऐड किया। कुल मिला के सेल्स आ गई। कुल मिला के सेल्स आ गई कितने की? 400 की। मैंने दोनों की सीओजीएस को ऐड किया तो कुल मिला के 250 की सीओजीएस आ गई। आपके सामने प्रॉफिट कितना दिखता है ऑन फेस ऑफ इट? 150। 150 दिखता है। इन दोनों को ऐड करूं पर देखो, अब मैं जब देखूं ग्रुप का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 150। अच्छा, कोई ग्रुप की सेल कितनी दिखनी चाहिए? 250। ग्रुप की कॉस्ट कितनी दिखनी चाहिए?
100, ये बात समझ आती है? चलें जी, यानी फिर अभी भाई प्रॉफिट अभी भी 150 है और होना भी 150 चाहिए, क्या कोई एडजस्टमेंट करूं? यस सर, क्योंकि पीएनएल में पीएनएल की प्रेजेंटेशन का मसला, आप सुनो जरा, देखो अभी प्रॉफिट का पंगा नहीं है, पर जब आप पीएनएल बना रहे हैं तो एक चीज का ख्याल रखना, आपने सबसे पहले बनाया है अनएडजस्टेड पीएनएल। अनएडजस्टेड पीएनएल में आपस की सेल भी है, बाहर की सेल भी है। तो आपको एग्जाम में करना क्या है, आप पहले अनएडजस्टेड पीएनएल बना के आपस की सेल को कटा दो, तो जो ऑब्वियस सी बात है बचेगी वो कौन सी होगी, बाहर की। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि मैं 150 से सेल्स को हटा दूं तो अल्टीमेटली कौन सी सेल बच जाएगी, ग्रुप के बाहर की? क्या बात समझ आती है ऑनलाइन वालों, जल्दी बता दो, क्लियर है वाली बात कि अल्टीमेटली ग्रुप के बाहर वाली सेल बच जाएगी। अच्छा फिर एक और बात सुनो, सीओजीएस पीएनएल में चार्ज कितने की होनी चाहिए थी, 100 की, और जो मेरी सेलिंग प्राइस थी वही सामने वाले के लिए कॉस्ट का पार्ट बनी थी, ऐसा ही है? तो 100 ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, 150 वापस से सब्सिडी ने चार्ज करवाया, कितनी बार चार्ज हो गया, 2 बार। तो इसीलिए हमने या आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो एक शॉर्टकट बताया जाता है कि आप अनएडजस्टेड पीएनएल बनाने के बाद सेल को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी किससे रिवर्स करना, इंट्रा ग्रुप सेल से, ऐसा ही है भाई? तो जो आखिर में रिजल्टिंग आंसर बचेगा वो वही बचेगा जो ग्रुप के बाहर का होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है, क्लियर है? अच्छा जी, वो ऐसे मतलब डिस्कशन के लिए, ताकि वो स्लाइड भी मैं मतलब टाइम नहीं लगाऊं, एक और चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेंट्री बिकी नहीं होती, हो सकता है? अच्छा तो उस केस में मैं पहले यही काम करता, सेल को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करता, कॉस्ट ऑफ सेल को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करता, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट से सीओजीएस को बढ़ा देता, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता। यहां तक बात समझ आती है? फिर से भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सब्सिडी को बेचा, सब्सिडी ने आगे कुछ बेचा है और कुछ नहीं बेचा, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स करोगे, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, कम, जो कि अब तक रियलाइज नहीं हुआ। क्लियर है जी? ये उसी की एग्जांपल है। अच्छा जी, अब जरा फोकस के साथ, ये हमने सवाल क्लास में भी किया हुआ है, अब जरा इसको देख लेते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे सर, क्या ये पेरेंट और सब्सिडियरी का आपको ऑन फेस ऑफ इट अनएडजस्टेड पीएनएल दिखता है? ऐसा है? चलें जी, जब ये अनएडजस्टेड पीएनएल दिखता है तो भाई मैंने उसको दोनों को यहाँ चिपका दिया, प्लस करके दिखाऊं अलग अलग दिखाऊं, बात एक ही है। अच्छा जी, राज लिमिटेड ने 80% एक्वायर किए हैं शेयर सिमरन लिमिटेड के। हम चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पे। राज लिमिटेड ने 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे हैं सिमरन लिमिटेड को 30% के और 25% के मार्कअप पे, जिसमें से 30% अभी तक नहीं बिका। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जरा मुझे बताएं कि क्या सेल में से कुछ रिवर्स होना चाहिए? कितना? 1 लाख? और सीओजीएस में से भी 1 लाख रिवर्स करूं? पक्की बात है? और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करूं? पक्की बात है? चलें जी सर, 6,000 से देख लो, अनरियलाइज प्रॉफिट यही आता है, पक्की बात है? चलें जी, अब एक और बात मुझे बता दें। अच्छा, हमने आप लोगों को ये सिखाया है मैंने कि आप एरो प्लेस करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज का साइंस पे नहीं जाएंगे, सही जी? इसे समझाने के लिए इलस्ट्रेशन है। चलो जी, दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं। सिमरन लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू राज लिमिटेड वर्थ रुपीज 20,000 पर क्वार्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या आपस की सेल है? 20,000 आपस की सेल है? क्या आपस की सेल इस वाली सेल में शामिल होगी जो इनके अपने हिसाब से दी हुई है? सिमरन लिमिटेड की सेल्स में 1.5 मिलियन की शामिल होगी? अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या होनी चाहिए? नहीं। तो 20,000 माइनस करूं या 20,000 इंटू 4 माइनस करूं? चलो कितना आता है? 80,000। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 80,000 से मैं क्या सेल को भी रिवर्स करूं, सीओजीएस को भी रिवर्स करूं, और फिर एक और एडजस्टमेंट होगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से सीओजीएस को इंक्रीज करूं। इंक्रीज इसलिए करूं ताकि प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाए। कितना आ रहा है अनरियलाइज्ड? 667। चेक कर लो एक बार। हाँ जी, यही है। ऑनलाइन वालों, ये कैसे निकाला सर? आखिरी क्वार्टर के गुड्स बाकी हैं, तो 20,000 डिवाइड बाय 3 करें तो यही आंसर आता है, ऐसा ही है? अच्छा जी, अब एक और चीज देखें।
लिख के देता है कि भाई गुडविल इम्पेयर्ड अप टू इस साल कितना आ रहा है 2 लाख, लास्ट ईयर तक कितनी इम्पेयर हो चुकी थी 80,000। देखो ऊपर नीचे दोनों जगह आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि भाई लास्ट आज तक कितनी इम्पेयर हो गई है 2 लाख, लास्ट ईयर तक कितनी इम्पेयर हुई है 80,000, और कितनी इम्पेयरमेंट इस साल बुक हुई है। चले अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये 1,20,000 की इम्पेयरमेंट इस पीएनएल में है, आप पार्क करेंगे। अच्छा अगर मुझे पार्क करना है तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करूं, इंक्रीज करूं। चलें सर मैंने 1,20 यहाँ पे डाल दिया, सही है जी। आगे जी, excess depreciation and amortization due to fair value adjustment rupees 25,000 and rupees 30,000, क्या ये दोनों चीजें पार्क हैं या आपको करनी है। अच्छा बैलेंस शीट में भी आपने की होंगी, यहाँ पे भी हम ही करेंगे, तो सर क्या मैं इन दोनों से इनको इंक्रीज कर दें। चलें जी बेहतरीन। आगे देखिए क्या कहता है, वो कह ये रहा है कि भाई 40% ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय सिमिलर लिमिटेड पर्टेन्स टू लोन प्रोवाइडेड बाय द राज लिमिटेड। तो सर क्या इसका कुछ करना है, क्या करना है, एक्सपेंस को एक्सपेंस में से कटा दूं और इनकम को इनकम में। तो चलो फिर एक और बात, एक और फेवर करो जब इतना बता रहे हो तुम लोग कि भाई वो तो इनकम और एक्सपेंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जीरो हो जाएगा प्रेजेंटेशन का मसला। पर अगर यही चीज ढीठ बन के बताओ बैलेंस शीट में होती तो कुछ होता, पक्की बात है। चलिए जी वहां पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सर मुझे अमाउंट बताओ पहले। 12,000। देख ले हमजा, तेरे पे तो वैसे ही शनि का साया चल रहा है। हाँ हाँ, लोन की अमाउंट तो चाहिए नहीं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो दिया हुआ उस पर 40%। ऐसा ही है भाई, इन्वेस्टमेंट इनकम में से वो हटा दिया और यहां से ये हटा दिया। चलें जी इसके बाद सर, राज लिमिटेड ने रिसीव किया है डिविडेंड फ्रॉम सिमरन लिमिटेड 30,000 रुपए का। हाँ जी हमजा बता दे सबको कि तेरे को आता है। हाँ कहां से हटाऊंगा जल्दी बताओ भाई, तुम लोग भी लिख के बताओ जी। इनकम में से हटाऊं और बाकी दूसरी एडजस्टमेंट क्यों। चलो अल्लाह का शुक्र है तेरे को याद रहेगा। आप एक तू कभी भी वो नहीं भूलता अपना सैम्पलिंग, और ये नहीं भूलेगा तू कभी जिंदगी में इधर। अच्छा भाई, सिमरन लिमिटेड मैनेजमेंट सर्विसेज देती है राज को वर्थ ₹40,000 की, इंक्लूडेड है रेवेन्यू में सिमरन के और एक्सपेंसेस में राज के। मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू को रेवेन्यू से कटाऊं। अच्छा मैं फिर आखिरी बार ढीठ बन के, क्योंकि आखिरी बार रिवीजन हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, नहीं भी हटाता तो आंसर का मसला नहीं होता, मसला किसका होता, प्रेजेंटेशन का। फिर वही बात वापस से कहता हूं कि बैलेंस शीट में इसके लिए कोई छेड़खानी नहीं होती, और बैलेंस शीट में छेड़खानी होती तो सिर्फ रिसीवेबल और पेबल की होती। इनकम के लिए भी छेड़खानी तब होती जब कोई बंदा बुक करना रह गया हो या भूल गया हो। ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये सारी एडजस्टमेंट्स पार करने के बाद जरा एक एक करके मुझे फिगर लिखवाओ। सेल्स कितनी आ रही है एडजस्टेड, 3280। हाँ जी बिल्कुल सही है दली, ऐसा ही है 3280 भाई। ओके जी, ये लो तुम लोग वरना मर जाओगे, एक साथ दे दिया तुम्हें ये, सही है। अच्छा जी, खाली एक बार प्लीज, मतलब रिक्वेस्ट ये है कि टाइपिंग में भी मसला हो सकता है, एक बार चेक कर लो कि ये फिगर सही है जल्दी से, 2 मिनट। सेकंड वाली ठीक है, तो आखिर में ही करेगा बेटा, सब कुछ खत्म होने के बाद। हमजा चेक करो यार, ये सही है। इन्वेस्टमेंट इनकम देख लो 58, और इंटरेस्ट एक्सपेंस अच्छा आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 1,397,333, ऐसा ही है भाई, ऐसा है भाई। अच्छा ये प्लीज इधर देख लें आप फोकस के साथ, प्लीज 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 जानिए इधर देखो। क्या ये बात मानते हो कि 1,397,333, अब हमजा तेरे को जवाब देना, बड़ा एक सवाल है तो सोच के जवाब देना। क्या ये बात मानता है कि आप लोग भी बताएंगे ऑनलाइन वाले, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज यहाँ देख नहीं रहे इन लोगों को, क्या सब तुम लोग ये मानते हो, पर जवाब ये देगा, तुम लोग खाली मुंडी हिलाओगे। अच्छा हमजा मुझे एक बात बता, क्या 1,397
333 के अंदर 935 और 680 है नीचे वाला, पक्का? सोच ले फिर, क्या 1397333 के अंदर 680 और 935 है? हाँ, अब तुमने सही बोला है सर, ये तो है, बट आफ्टर एडजस्टमेंट्स हैं, ऐसा ही है भाई? बस अल्लाह का शुक्र है, यही सुनना था भाई। मुझे एक बात बताओ, ये जो चीजें हैं ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स 935 में हुई हुई है और कुछ उसमें हुई हुई है, ऐसा है? चलिए मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, अभी मैं पैसे का बंटवारा इस फिगर को उठा के करूं या उस फिगर में भी एडजस्टमेंट्स के बाद? वापस से पूछता हूं भाई, देखिए पैसे का बंटवारा मैं इस पर डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि इस गुल्लक में जो पैसे जमा हुए हैं वो कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद हुए हैं। मैं हल्फिया कह सकता हूं कि इसमें मेजॉरिटी बच्चे ऐसे बैठे हुए होंगे जिनको डिस्ट्रीब्यूशन में मसला होता है, सही है? तो तभी उस पर जरा सा बहस भी कर लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, 1397333 एडजस्टेड प्रॉफिट है, इससे पहले वाले जो प्रॉफिट है वो अनएडजस्टेड है। तो मैं आप लोगों से एक और बात पूछता हूं, अगर पैसे का बंटवारा करना चाहते हो तो एडजस्टेड फिगर पे करूं या अनएडजस्टेड पे? एडजस्टेड पे। फिर हमने एक शॉर्टकट सीखा होगा किसी भी टीचर से पढ़ के कि भाई ये जो 1397333 है ना, इसके अंदर दो कंपनीज का प्रॉफिट है, पेरेंट और सब्सिडरी का। मैं बिल्कुल कंपनीज की बात करूंगा तो पेरेंट और सब्सिडरी, पेरेंट और सब्सिडरी। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, पंगा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के प्रॉफिट पे पंगा है। अच्छा, जब सब्सिडरी के प्रॉफिट पे पंगा है तो पंगा इसलिए है ना कि भाई सब्सिडरी के प्रॉफिट के दो शेयर होल्डर्स हैं, पेरेंट और एनसीआई। अगर मैं आप लोगों से एक मशवरा चाहता हूं, एक चीज बताओ, अगर मैं सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाऊं, उसमें से एनसीआई का शेयर निकाल लूं और बाकी बैलेंसिंग फिगर सारी किसको दे दूं, तो क्या उसके अंदर पेरेंट का अपना पैसा और सब्सिडरी का जितना बनता है वो खुद ब खुद आ जाएगा? यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले प्रॉफिट पिक करें सब्सिडरी का। कितना प्रॉफिट दिखता है सब्सिडरी का? 86। प्लीज भाई आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है इसमें, 86 का दिखता है, सही है जी। अच्छा, अब मैं एक और बात पूछने लगा हूं, 86 का प्रॉफिट दिखता है ये मुझे भी पता है, पर क्या 680 पे 20% लगा दूं? क्योंकि ये अनएडजस्टेड है और यहाँ पे जमा हुआ है कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद। अच्छा, अब एक और बात पूछता हूँ, 680 में एडजस्टमेंट्स करूंगा मुझे पता है, पर 680 में सारी एडजस्टमेंट्स करूं या वो एडजस्टमेंट जिसने प्रॉफिट को हिट किया है? जिसने प्रॉफिट को हिट किया, भाई आप लोग भी बता दें कि सारी एडजस्टमेंट्स तो नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से सिर्फ उसको हिट करूंगा जिसने प्रॉफिट को हिट किया है, क्योंकि बाकी एडजस्टमेंट्स का प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। चलें, अच्छा फिर वो सारी एडजस्टमेंट्स करूं जो सब्सिडी की बुक से पर्टेन करती हैं। अच्छा, अब मुझे देख के बता दें एक एक करके, इस वाले पीएनएल में आपके सामने है, क्या 6667 का प्रॉफिट आपने रिवर्स किया है? 6667 का। अच्छा, ये सब्सिडी की बुक से रिवर्स किया है। अच्छा, पर क्या ये 6667 फरूक 680 में शामिल है? 680 में शामिल है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। 6667 680 में शामिल है या नहीं है, मैं फिर पूछ रहा हूँ। है। सेपरेट बुक का है भंगियों, सेपरेट बुक्स का है, उसके अंदर है, फाइनल में नहीं है। तो क्या मैं 680 में से सबसे पहले 6667 माइनस करूं? वापस से पूछता हूं, आप क्या 6667 680 में शामिल है? यस सर है। तो वो तो बात की बात है ना, मैं तो बंटवारे के लिए कह रहा हूँ। 680 में पहले ये बताओ 6667 शामिल है? लॉजिकल बात है शामिल है, क्योंकि सब्सिडी ने पूरा बुक किया हुआ है। पर मैं आपसे पूछूं क्या वो फाइनल आंसर में शामिल है? नहीं। वापस से 680 में 6667 शामिल है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे देखो भाई, क्या 680 में मैं फिर पूछता हूं, 680 में क्या 6667 शामिल है? क्योंकि वो अनएडजस्टेड है। अच्छा, पर 680 जो कंसोलिडेट हुआ है, क्या उसके अंदर 666 जो 7 है वो शामिल है? नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, पैसे के बंटवारे के लिए क्या 680 में से 6667 माइनस करूं? तो माइनस करने के बाद पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करूं या पहले? बाद में। चलिए जी भाई, ये बात कंक्लूड हो गई, 6667 माइनस होगा, इस पे कोई पंगा? क्लियर है जी? फारूक याद रहेगी ये बात? आगे चलते हैं। मुझे एक और बात बताओ, ये जो 1-1 लाख रुपए की एडजस्टमेंट आ रही है, इसको कुछ करूंगा? नहीं। ये 80-80 हजार की कुछ करूंगा? नहीं, क्योंकि इसका प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। चलें जी, एक और चीज सुने फिर मेरी,
सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1,20,000 रुपए की आपने इम्पेयरमेंट बुक की है और मैं कह रहा हूं फुल गुडविल है। मुझे एक बात बताओ, क्या 1,20,000 रुपए का लॉस 680 में से माइनस हुआ है? नहीं? पक्का? अच्छा, फाइनल आंसर में हुआ है तो यहां से भी करूं, फिर बंटवारा करूं? यानी आप सब कह रहे हैं सर 1,20 भी माइनस करें, ऐसा ही है? और 1,20 सिर्फ इस केस में माइनस करूंगा जब फुल गुडविल है। अगर पार्शियल होता तो उसको माइनस नहीं करता। यहां तक बात समझ आती है लॉजिकली? चलो एक और बात बताओ, ये 25,000 और 30,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है? यस और नो? 25,000 30,000 पहले बताओ इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन है? यस सर। अच्छा, पर क्या 680 में से ये माइनस हुआ है? परटेन तो उसी के एसेट से करता है ना। अच्छा, उसमें से माइनस नहीं हुआ ये कह रहे हो, पर फाइनल आंसर में हुआ है। तो क्या इसको माइनस करने के बाद पैसे बांटूं या पहले? बाद में। अच्छा, यानी आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि सर पार्शियल गुडविल होता तो क्या करते? कुछ भी नहीं करते भाई, माइनस यहां से नहीं करते, उसका लॉस खुद ब खुद किसको मिल जाता? पेरेंट को। चलें जी, अब सुने मेरी बात। यानी आप कह रहे हैं 666, 1,20, 25 और 30 इसकी एडजस्टमेंट होनी है। वापस से सर, 667, 1,20, 25 और 30 इसके अलावा एडजस्टमेंट। अच्छा, ये डिविडेंड ये पेरेंट की बुक की है, ये सब्सिडी से रिलेट नहीं करता। यानी सर आप कह रहे हैं कि ये देखें, ये जो हाईलाइट हो रही है यही फिगर्स हैं, ऐसा ही है? अब मुझे एक बात बताएं सर, 86 में से 667, 25, 30, 1,20 क्या एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया? 498,333। इसका 20% किसको देते हैं? कितना आता है? 99,667। अच्छा, 99,667 एडजस्टेड प्रॉफिट किसका है? एनसीआई का। तो बाकी सारा पैसा किसको देते हैं? पेरेंट को दे देंगे सर। तो सर यही है भाई, 1,297,666। क्लियर है जी? अच्छा, अब आगे जाते हुए प्लीज सुनिएगा। हो गया रिवाइज पीएनएल? पक्की बात है? कोई शक? चलें जी, बेहतरीन है, शुक्रिया जी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज सुनो, अब सुनो। जब पीएनएल बना रहे होते हो आप लोग, तो हो सकता है कि पेरेंट एंटिटी ने अपनी बुक्स में एसोसिएट को कॉस्ट पे रखा हुआ हो। सही है? तो मैक्सिमम, प्लीज सुनिएगा मेरी बात, तो मैक्सिमम जो पेरेंट एंटिटी ने एसोसिएट से रिलेटेड रिकॉर्ड किया होगा वो किया होगा डिविडेंड। याद आ रहा है? कल भी किया था। मैं फिर कहता हूं कि भाई हो सकता है कि पेरेंट एंटिटी की कोई एसोसिएट भी हो, तो सेपरेट बुक्स में हो सकता है उसने किस पे रखा हुआ हो? कॉस्ट पे रखा हुआ हो। तो मैक्सिमम जो आपकी पेरेंट एंटिटी ने अपने पीएनएल में उससे रिलेटेड रिकॉर्ड किया होगा वो क्या किया होगा? डिविडेंड। ऐसा ही है? पर पीएनएल की एक एडजस्टमेंट याद दिला रहा हूँ, फिर हम सवाल करेंगे नमाज के बाद, पहले ये सुनना है। मैं अगर ये बोलूं आपको कि जो पेरेंट एंटिटी है अब उसको कौन सी अकाउंटिंग करनी है? इक्विटी अकाउंटिंग। पीएनएल में पीएनएल की चीजें देखनी है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है, आपको सिर्फ करना क्या है, जो प्रॉफिट एसोसिएट ने कमाया है, किसने कमाया है? एसोसिएट ने, फॉर द ईयर का, उसका आप अपना राइट अपने पीएनएल में दिखाना। किस नाम से? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट के नाम से। ऐसा ही है? अच्छा, फिर आपको एक और बात याद आएगी, इसमें होती है कुछ एडजस्टमेंट्स। क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट के अंदर मैं कोई बार्गेन परचेज गेन ऐड करूं जो कि एसोसिएट से कमाया हुआ है? क्योंकि वो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। बात समझ आती है? क्लियर? देखो ये किया हुआ हमने। इसके बाद ये भी इसके अंदर ऐड हो गया। फिर मुझे एक चीज याद आएगी कि ये जो प्रॉफिट मैंने एसोसिएट का लेके आया उसके अंदर अगर तो उसने कोई डिविडेंड दिया था वो भी इस प्रॉफिट में शामिल है, और तुमने ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम में भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कितनी बार हो गया? 2 बार। तो आप ऊपर से क्या करेंगे? हटा देंगे। बैलेंस शीट में तो ऐसे नहीं करते थे, क्योंकि बैलेंस शीट में आप लेके ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड जाते हो। समझ आ रहा है? भाई देखो, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 20 का एसोसिएट ने डिविडेंड बांटा, तो तुम तो इक्विटी जब अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो बैलेंस शीट में लेके ही 80 जाते हो। 20 ऑलरेडी होता है, कुल मिला के कितना बन जाता है? 100। यहां पे तो लेके ही कितना आ रहे हो? 100। तो ऊपर से 20 तो हटाओ ना, वरना कितनी बार हो गया? 2 बार। क्या ये बात समझ आती है? देखो ये बड़ी अहम चीजें होती है, इसलिए वापस से रिपीट कर रहा हूं। वापस से सर, बैलेंस शीट की कहानी याद आ रही है कि ग्रुप रिजर्व में पेरेंट एंटिटी ने डिविडेंड ऑलरेडी बुक किया हुआ होगा, लेट से 20 का।
सब एसोसिएट ने प्रॉफिट कितना कमाया था? 100 का। डिविडेंड कितना दिया था? 20 का। बात समझ आती है? क्या वो 20 अपने पास रिकॉर्ड कर चुके होगे आप? ऐसा है? तो भाई इक्विटी में से जो चीज लाते हो अपने पास, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर कहां से ला रहे हो? इक्विटी से। तो कुल मिला के कितना बन जाता है? 100। क्योंकि बैलेंस शीट में, ग्रुप रिजर्व में ये तो नहीं दिखता ना कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड के नाम पे कितना है। वहां पे तो प्रॉफिट से मुझे मकसद होता है। पर क्या पीएनएल में पीएनएल की प्रेजेंटेशन का मसला है? हाँ या नहीं? और बैलेंस शीट में, ग्रुप रिजर्व में बार्गेन परचेज गेन भी आप ही ऐड करते हो ना? तो यहाँ पे नहीं करोगे ऐड? पर यहाँ पे ऐसे ही ठोक देंगे ये रेलेवेंट लाइन आइटम में। रेलेवेंट लाइन आइटम में चलिए मैं आखिरी बात पूछता हूँ आपसे। अगर आप इक्विटी अकाउंटिंग कर रहे हैं पीएनएल के पर्सपेक्टिव से, तो क्या एसोसिएट के प्रॉफिट का परसेंटेज अपने पास लेके आओगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस एसोसिएट के प्रॉफिट के परसेंटेज में डिविडेंड इनकम भी होगी? क्योंकि उसने इसी में से बांटा होगा। और आपके पास डिविडेंड इनकम ऊपर अनएडजस्टेड में भी होगी। कितनी बार हो गई? ऊपर से क्या करोगे? हटा दोगे। क्लियर है ये बात? चलें जी, पहली बात क्लियर हो गई। बार्गेन परचेज गेन आज तक रिकॉर्ड हुआ होगा या आप करेंगे? एनी इंपेयरमेंट रिलेटिंग टू एसोसिएट, वो भी माइनस कर दोगे यहां से। अब एक एक करके सुनिए मेरी बात। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गुड्स पेरेंट ने एसोसिएट को बेचे हो, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से सीओजीएस को क्या करोगे? क्योंकि जिसका प्रॉफिट था वहां से कटाते हैं। अच्छा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या उसका भी होल्डिंग परसेंटेज? वेरी गुड। अगर एसोसिएट ने पेरेंट को बेचा है, तो क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट से माइनस करोगे? पक्का? पर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट से जब माइनस करोगे, क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या होल्डिंग परसेंटेज? तब जाके आपकी इक्विटी अकाउंटिंग हो जाएगी खत्म। हो गया रिवाइज पीएनएल। जल्दी से जाएं, 10 मिनट में नमाज पढ़ के आए, फिर हम सवाल करते हैं। सही है जी भाई? 10 मिनट में आते हैं। बिल्कुल समीर। नहीं, वो मैंने ऐसे ही डिस्कस किया है। सही है जी। हम बस अभी मिलते हैं 10 मिनट में। IFRS 9 आज नहीं होगा, कल होगा। एक मिनट। हाँ भाई, 10 मिनट का ब्रेक है। सही है जी। ये भी बता दें, सवाल रिसीव हो गया? नहीं हुआ रिसीव? भैया ही नहीं मैंने अभी तक। अच्छा जी, FAR 2 पे भेज दिया। अब बताएं, अब रिसीव हुआ? अच्छा जी, मैं इसको रीड भी नहीं कर रहा, रीड करें आप। सॉल्व करें इसको। इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है और पीएन भी बनाना है। आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल को करने के लिए आपके पास कोई कुल मिला के 45 मिनट्स हैं। एसीसी का सवाल है, 2018 में आया था ये। सही है जी। इस पर मार्क्स लिख लीजिए कि ये जब एसीसी में आया था तो ये 25 नंबर का था। सही है जी। अब देख लेते हैं कि क्या आपसे ये सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। पर मुझे ये लगता है कि जब तुम्हें सीधे सीधे नेट एसेट्स अगर दिख जाते हैं, तो तुम कुछ ना कुछ करे जाते हो। सही है। कल तो सीन ऐसा था कि नेट एसेट्स ही नहीं थे। सही है। चलिए जी, आपका समय शुरू होता है, आप शुरू हो जाए। ग्यारह बजे तक है? रेयान, वो गलत हुआ है, उसको इग्नोर करना। जो अब हमने सीखा हुआ है वही करना। सही है।
जी जी खुरम, कोई इशू नहीं है, मैंने बता दिया ना। देखो आपको जो बैलेंस शीट बनाते वक्त खुरम जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो रिवर्स नहीं करना होता, आप नेट रिवर्स करते हो। सेट है खुरम, आप नेट रिवर्स करना हमेशा बचा हुआ गेन। हाँ यानी सवाल हो रहा है नहीं हो रहा? चलें जी, बेहतरीन है, महात करें। सब रुपीज इन थाउजेंड है शेख हमजा, सब रुपीज इन थाउजेंड है, सही है। कोई बता सकता है गुडविल कितनी आई? नहीं पहुंचे गुडविल तक? एक सेकेंड ना, इंटेंजिबल सब्सिडी के इंटेंजिबल में गुडविल तो नहीं है ना। देखो सवेरा, जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक हम नहीं अज्यूम करेंगे ना कि सब्सिडी की गुड इंटेंजिबल में गुडविल है या नहीं है। आपको जब तक बताया नहीं तब तक हमें खुद तो अज्यूम नहीं करना कुछ भी। मैंने वो लिखना भूल गया था मैं। भाई जुल्फिकार की गुडविल आ गई, कपिल की गुडविल आ गई, और इन दोनों की आ गई बस। हाँ, क्या किसमें की बात कर रहे हो, कौन सी एडजस्टमेंट? ML intangible assets at reporting date include rupees 87 million of training and marketing. सही है। Incurred during the year. The directors of ML believe that these should be capitalized as they relate to। तो क्या मसला है इसमें? मेरी जान, इसको अंग्रेजी को फिर से पढ़ो। सही है, बिल्कुल महान, बिल्कुल सही कह रहे हो। अंग्रेजी को रीड करो कि उसने किया हुआ क्या है, होना क्या चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। एक चीज याद रखो, वो कह रहा है कि डायरेक्टर ये समझे कि उसको कैपिटलाइज होना चाहिए। डायरेक्टर की ख्वाहिश थी, अब उसकी ख्वाहिश मानते हो तो भी सही है, नहीं मानते तो भी तुम अपने हिसाब से करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। सही है। मैं शायद इसको सब्सिडी की बुक का एरर कह सकता हूँ। हाँ, आप ये नहीं कह रहे थे, आप गलत कह रहे थे। सैयद अली जानी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने हिसाब से करो। बार्गेन परचेस गिना है नहीं? भाई गुडविल बच्चों की आ रही है 175 मिलियन की, 175,000 सॉरी। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड है सब। अली जियान अभी देख लेते हैं। सही बात, वेरी गुड जी, 75 या 175?
आफ्टर इम्पेयरमेंट, बिल्कुल सही है। चलें जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, जल्दी से करिए सवाल। अच्छा, एसोसिएट की तुम लोगों ने परसेंटेज कितनी निकाली है? 27.5। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, आपने परसेंटेज कितनी निकाली? 27.5। ओके जी। अच्छा, खाली एक चीज जानिए तो देख लो सब, एक चीज का ख्याल रखना है इसमें। एक मिनट जी बस। जब आप सवाल सॉल्व करें ना, तो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग पे शेयर कैपिटल 220 ही लेना। सही है, 220 ही लेना। नहीं, असल में यहाँ पे रखना मुझे 200 ही था, मतलब वो जब मैंने वहां से यहाँ लाया था, तुमने परसेंटेज सही निकाली है। परसेंटेज बिल्कुल सही है, 27.5 सही है। अगर वहां पे 220 रख लो तो कोई मसला नहीं, खाली एक परसेंटेज चेंज होगी, दैट्स इट, और कोई भी फर्क नहीं आएगा इसमें। सही है। सिर्फ कह रहा हूँ कि एक्विजिशन पे नहीं होगा ना, कैपिटल तीनों का सेम है। नहीं, ये 35 डिवाइड बाय 200 करो। 200 करोगे ना? हाँ, 220 रख लेना, ये कह रहा हूँ। परसेंटेज 27.5 ही रखो। एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल आप लोग बस 220 रख लेना। सही है, ये कह रहा हूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज आपने ऐसे निकाली है ना, 55 डिवाइड बाय 200, यही था ना। मैं कह रहा हूँ परसेंटेज यही रखना। परसेंटेज वो रखो, हाँ, जब नेट एसेट्स की वर्किंग कर रहे होगे ना, तो ये रख लेना 220। सही है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपके कोर्स में होल्डिंग का चेंज शामिल नहीं है ना, तो इसलिए मैं उसको कॉन्फर्म नहीं करवा सकता। ऑनलाइन वालों, सही है। आप ये अज्यूम करें कि भाई आपने परसेंटेज 27.5 ही निकाली है। आप जब इक्विटी की वर्किंग कर रहे होंगे तो आप एक्विजिशन और रिपोर्टिंग पे दोनों 220 रखना। सही है। हाँ, अब एक एसोसिएट में मेरी जान कौन सी लैंड वो भाई, अबे मेरी जान, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बताया उसने। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वो तो चेंज नहीं होगा ना। अरे तो आप लोग ये भी तो नहीं समझे, एसोसिएट कभी कंसोलिडेट होती है क्या? तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अबे अकल तो लगाओ, एसोसिएट कंसोलिडेट होती है जो बैलेंस शीट में चेंज होगी। अबे मेरी बात सुनो, प्रॉफिट पे क्यों असर पड़ेगा? एक्विजिशन पे भी जो वैल्यू होगी वही रिपोर्टिंग पे होगी, डेप्रिशिएबल थोड़ी ना ये। यार मैं, यार फिर वही बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ लैंड की अमाउंट चेंज होगी, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन में फर्क आएगा, दैट्स इट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब मैंने इसको यहां से, फिर वही बात कर रहे हो भाई। आप लोग ये अज्यूम करें, सिंपल अपने लिए, जानिए तो बातें नहीं, बातें नहीं, अपने लिए सिर्फ ये चीज अज्यूम करो, परसेंटेज 27.5 है। सही है। और नीचे वाला शेयर कैपिटल यूज करना है 220, दैट्स इट। सही है। फिर पूरा सवाल करो, इससे नेट एसेट्स की आपको जो वैल्यू दी हुई है वो तो चेंज होगी नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो?
बाकी 5 मिनट है आप लोगों के पास। हाँ नहीं भाई, क्यों, और सवाल क्या है? भाई मैं करा दूं सवाल? हो रहा है? जुल्फिकार, डिविडेंड पेड का क्या करना है वो मैं क्यों बताऊं? तुम खुद देखोगे ना। उजैर, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट रही गई हो पर ड्यूरिंग द ईयर बेच दी गई हो। सही है उजैर? 25.3 है। जो वो वाली आप कह रहे हो ना, लैंड वाली, उसका इम्पैक्ट ही नहीं आएगा बैलेंस शीट। बिल्कुल। बैलेंस शीट तैयार हो गई? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों करवा दूं सवाल? हाँ। नहीं। आप सही है हमार। करवा दो सवाल। चलें अभी देख लेते हैं हमजा आबिद। अच्छा यार, फोकस कर लो इधर। भाई मुझे एक बात बताओ, इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर करनी भी है तो वो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि आपको इसने सवाल के शुरू में ही फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बता दिया है। सही है? भाई जब भी नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह दिए हुए होते हैं, होल्डिंग परसेंटेज नहीं गिवन होती, सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि भाई मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लूं। मैंने 55 को 200 से डिवाइड किया तो 27.5% आ गया। इसके अलावा मुझे बताओ सब्सिडरी में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, 80% की है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको ये कहा कि भाई आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो एसोसिएट में 220 का कैपिटल ले लेना, क्योंकि यहाँ पे खाली वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो ये कह रहा है कि आपकी सब्सिडरी आपने एक्वायर की थी जुलाई 1। अब जरा फोकस करके ये देखो कि क्या ये जुलाई 1 2014 इस साल है या बहुत साल पहले? चलिए जी, कुछ सालों पहले, ये 4 साल पहले। अच्छा, इसके बाद
और जो आपकी एसोसिएट है वो आपने एक्वायर की है जनवरी 1 2017, इस साल या इस साल से भी पहले? इस साल से भी पहले, ये याद रखना, क्योंकि आपका ये साल शुरू हो रहा है जुलाई 1 से और ये है जनवरी 1। सही है जी, ये पिछले साल की बात हो रही है। अच्छा जी, वट एवर द केसेस, हम जब भी कंसोलिडेशन का सवाल करेंगे तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर नेट एसेट्स बनाते वक्त क्या मैं एसोसिएट का सोचूंगा या ग्रुप रिजर्व बनाते वक्त? ग्रुप रिजर्व बनाते वक्त सर हमने करना ये है कि एक्विजिशन पे कैपिटल यही था, कंफर्म करते रहो, प्रीमियम यही था सर, रिटेन अर्निंग आपको गिवन है और ये 1089 आ गया इसके अपने हिसाब से। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्विजिशन से लेके अब तक इस सब्सिडरी को 4 साल हो चुके हैं, 4 साल हो गए ना, तो बैलेंस शीट का जो पोस्ट एक्विजिशन आएगा वो भी 4 सालों का होगा, बट जब आप पीएनएल बनाएंगे तो वो कितने साल का होगा? 1 साल का। चलें जी, मुझे एक बात बताएं, 800 ये था आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बैलेंसिंग फिगर, सबकी 100 आई थी। चलें जी, पर यही 100 रिपोर्टिंग पे कितने का दिखा दूं? 60 का। ये सही है भाई, तुम लोगों ने भी यही किया है। चलें जी, इसके बाद क्या इंटेंजिबल एसेट कंपनी ने गलत रिकॉर्ड किया हुआ है? अच्छा, अगर गलत रिकॉर्ड किया हुआ दैट मींस कि एक चीज एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, वो कैपिटलाइज हुई है, तो एक्सपेंस आउट होगी तो क्या वो मेरी इक्विटी में रिटेन अर्निंग को कम करेगी? चलें जी, इसके बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक सबने 42 निकाल लिया था। चलिए जी, नेट एसेट से रिपोर्टिंग आ गया 1560। कितने लोगों का पोस्ट एक्विजिशन एग्जैक्टली आया था? 760, यही था। चलिए जी, आपने फिर ये दो लोगों में बंटवारा किया होगा तो ये आ गया। अच्छा, मेरा दूसरा स्टेप जो होता है भाई वो होता है गुडविल का। सही है जी। अच्छा, हम इसको भूल जाते हैं अभी, एसोसिएट को हमने कंसिडरेशन ये रखी, क्या ये फुल गुडविल है पार्शियल है? क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है। चलें जी, मेरी टोटल बिजनेस की फेयर वैल्यू ये आ गई, नेट एसेट्स ये आ गया, तो मेरी गुडविल ये आ गई। क्या इंपेयरमेंट है? अच्छा, ये इंपेयरमेंट यहां से माइनस की तो मेरे पास टोटल गुडविल आ गई 75 की है। सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये इंपेयरमेंट कितने लोगों में बढ़ेगी? पेरेंट और एनसीआई। अच्छा, एनसीआई को डे 1 पे क्या फेयर वैल्यू पे क्रिएट करूं? पोस्ट एक्विजिशन दिया, इंपेयरमेंट माइनस की तो 342 आ गया ये। क्या? अभी एक मिनट में आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जरा समझें एक बात मेरी, सीखें जरा समझें। बैलेंस शीट एजेड की बनती है फॉर द ईयर की, चलसियों बैलेंस शीट एजेड की बनती है फॉर द ईयर की। इधर इधर जानिए, इधर सुनो सब, इधर भाई। गुडविल, ये जो गुडविल है ये टोटल है, इसमें से इंपेयरमेंट आज तक की माइनस करूंगा ना। अच्छा, और जो ग्रुप रिजर्व है वो तो है ही अनएडजस्टेड, तो ग्रुप रिजर्व में जो इंपेयरमेंट पार्ट करोगे क्या फॉर द ईयर की करोगे आज तक की? पीएनएल में सिर्फ कौन सी होगी? फॉर द ईयर की। वो कब की कहानी है? जब पीएनएल बनाओगे। कितने लोग इस जुंगल में फंस गए थे? सही किया था। चलें जी, हाँ भाई, एनीवन जिसने ये सही किया हो ये बैलेंस शीट वाला, आप दो बंगी हो तुम सारे। वेरी गुड जी। आ जाओ जी इधर। कल वाला ज्यादा मुश्किल था, मैंने बोला ना जब भी नेट एसेट्स देखेंगे पहले पेपर में धुआ देना तुम कि हाँ भाई चलो ये वाला सवाल आ गया है। चलो जी इधर। भाई ये एसीसी का पास पेपर है। अब मैं तुमसे ऑनेस्टली एक बात पूछता हूँ, 25 नंबर का अगर ये सवाल है, 20 नंबर भी ले सकते हो इसमें आराम से। तो देख लो कि कैलिबर क्या होता है, तुमने कैसे किया हुआ है, हर एक चीज कवर्ड है। बस बस तुम्हें से एक चीज करनी है, अब हर रोज आज की क्लास खत्म होने के बाद हर रोज कंसोल का एक सवाल करना सॉल्व। सिर्फ कंसोल का सवाल सॉल्व करो, बाकी भूल जाओ, खुद ही रिवाइज होगा। सही है? पर क्या ये हैद कर रहे हो कि हर रोज एक सवाल? सही है जी, डन हो गया। एक सवाल रोज करना ताकि हाथ साफ रहे उसके ऊपर। फिर कल जब IFRS 9 हो जाएगा तो फिर रोज एक IFRS 9 का, एक कंसोल का, साथ साथ चलाते रहना ऐसे। कल वही 6:30-7 बजे से। चलिए जी आगे। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग पेरेंट एंटिटी का आ गया, पोस्ट एक्विजिशन आ गया, इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्या यहां क्लोज करूं या अभी एसोसिएट की वर्किंग? चलें जी सर, एसोसिएट की वर्किंग। एसोसिएट के नेट एसेट्स आपको दिए हुए, ऐसा ही है।
आपने चेक करना है कहीं कोई बार्गेन परचेज गेन तो नहीं है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और आपका शेयर कम है, तो दैट मींस के बाकी पैसे गुडविल के हैं वो ऐसे ही रहने देंगे। ऐसा ही है, रिपोर्टिंग डेट पे आपके नेट एसेट्स इतने के हो गए, ऐसा ही है। क्या ये रिटेन अर्निंग ये वाली दी हुई है सवाल में? सवाल में दी हुई है ना? और इसके अंदर से सारे डिविडेंड जो एसोसिएट ने दिए हुए वो माइनस हुए हुए हैं। अब एक बात भेजे में रखना, ये 269 से लेके 361 तक का डिफरेंस 1 साल का या 1.5 साल का है? वापस से सर, 269 से लेके 361 का डिफरेंस 1.5 ईयर का है, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है आज तक की, तो पीएनएल में सिर्फ कितना जाएगा? 1 साल। सही है जी। अच्छा, आपका कोई ऐसा बच्चा जिसका 25.30 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया था बैलेंस शीट से, आ गया था? अच्छा, ये 25.30 डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर डिविडेंड शामिल? तो तुम तो एसोसिएट से कमाई भी हर चीज लेके आओ, तो डिविडेंड कहाँ है? सर, ग्रुप रिजर्व में ऑलरेडी शामिल है, ये रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी शामिल है। जो बचा कुचा आप लेगा तो कुल मिला के वही हो गया जो आपका बनता है। क्लियर है जी? याद रहेगी ये बात? अच्छा जी, आपने जब जैसे ही इसको ऐड किया आपको याद आएगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ईमान कैसे आई है 80 की बैलेंसिंग फिगर है, 220 गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमने रख दिया तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई ईमान, और इसका कोई कुछ इंपैक्ट ही नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग में भी सेम है। सही है? दुआ करूं ऐसे ही सवाल आ जाए, कर लेते हैं दुआ भाई, ऐसे ही आ जाएगा इधर। अच्छा जी, इधर देख लो प्लीज यार, जानी पप्पू इधर। सर, मैंने सिखाया कि इसको यहाँ क्लोज नहीं करना। देखो कहीं कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो पेरेंट ने किसको बेची हो? एसोसिएट को। अब मैं आपसे एक बात पूछा हूं, जब पेरेंट एसोसिएट को बेचेगा तो इन्वेंट्री का मसला होगा या इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का। तो क्या सब लोगों ने 6.88 निकाल लिया था? ऐसा ही है, यही फर्क है सीए और एसीसीए में। बिल्कुल सही बात है। इधर इधर आ जाओ भाई। सर, आपके ग्रुप रिजर्व आ गए 1938.43। क्या मैं आराम से बैलेंस शीट बना सकता हूँ? चलें जी, आ जाए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपका पीपी आ रहा है 2174, मैच कर लो एक एक करके। आपने क्या किया, पेरेंट और सब्सिडरी का प्लस किया, और उसके अंदर आई थिंक कि आपने एक एडजस्टमेंट पार्क की है, वो है ये 60 की, बस। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलें जी, अब मैं आपसे एक बात पूछा हूं, इंटेंजिबल जो आपकी बुक्स में इंटेंजिबल है उन दोनों को ऐड करोगे, फिर उसमें गुडविल ऐड करोगे कितने की? 75 की। तो ये चीज माइनस करोगे, करेक्शन ऑफ एरर माइनस नहीं करोगे। अच्छा जी, इसके बाद सर, अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बुक्स में कितनी है? देख के बताओ सवाल में। 203। क्या 203 जाएगी या उसके अंदर 25.3 ऐड होगा? 25.3 ऐड होगा और फिर 6.88 माइनस होगा, कितना आ रहा है? वही मतलब मेरा राउंड ऑफ हुआ हुआ है। तो सर कुल मिला के टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए 2733.43। ऐसा ही है। जब मैं इन्वेंट्री की बात करूंगा तो इन्वेंट्री मैंने बैलेंस शीट में दोनों की ऐड की, इसके अंदर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आएगी, कितने की? 42 की, क्योंकि मैंने तुम लोगों को सिखाया है जब भी बैलेंस शीट बना रहे होगे तो दो जगह पे नजर घुमानी है, एक ग्रुप रिजर्व पे, दूसरा नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट पे, वहीं से एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर, ये करने के बाद आपके पास क्या आपस का रिसीवेबल पेएबल है? तैयबा कह रही है 42 वाली एडजस्टमेंट, तैयबा 42 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, सिंपल सिंपल ये वाली 140 मिलियन के जो है इसमें से मौजूद हैं गुड्स अभी भी। सही है जी, 140 मिलियन पे आप लगा दें कितना परसेंट? 30%। कितना आता है? 42 आता है, सिंपल है, यही है ना? ओके जी, इसके बाद सर, डेटर में कोई आपस का रिसीवेबल पेएबल है? डेटर में कोई आपस का रिसीवेबल पेएबल है? हाँ जी, ऑनलाइन में जल्दी बता दो, सवाल में देख के तुम लोगों ने रीड किया हुआ है पूरा नहीं है? हमने सीधा सीधा लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गए, हमारी एसेट साइड आ गई 7660.43। चलें जी, इसके बाद शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट का। प्रीमियम सिर्फ किसका आएगा?
पेरेंट एंटिटी का सर ग्रुप रिजर्व आपने निकाले हुए, एनसीए आपने निकाला हुआ, करंट लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्या बैलेंस शीट डाली है भाई? है? अबे वो नशई, ये क्या है? अच्छा जी, इनकम है ना, यहाँ पे पार्क हो गया। अच्छा जी, एक और चीज इधर देखो फोकस के साथ, सर पीएनएल बनाने के लिए, चलिए जी देखिए कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इधर पीएनएल बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा पीएनएल? अच्छा, तीन कंपनीज के पीएनएल को मर्ज करूं, दो के, पेरेंट और सब्सिडरी। सर मैंने यहाँ पे दिखा दिया उसको फॉर द ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको मान लूं या इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है? चलिए जी, पहले एक बात बता दें, क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो सब्सिडी ने बेची हो? अच्छा, सेल को भी रिवर्स करना है और सीओजीएस को भी रिवर्स करना है, इंट्रा ग्रुप सेल से। तो सर फिर इसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा देना है, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए। अभी सीखा है। इसके बाद सर क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो एसोसिएट, पेरेंट ने एसोसिएट को बेची हो? तो अब ये सेल तो नहीं की, मतलब कंसोलिडेशन तो नहीं है ना कि सेल्स ओवरस्टेट लगे, मुझे सिर्फ प्रॉफिट को रिवर्स करना है। तो प्रॉफिट को रिवर्स करने के लिए क्या 6.88 से मैंने सीओजीएस को बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड जी। इसके बाद क्या कोई इंपेयरमेंट थी? आप सोच के बताओ, इंपेयरमेंट तो 100 रुपए की थी, या 25 क्यों है? फॉर द ईयर है। अच्छा वेरी, तो यानी तो बैलेंस शीट में क्यों एजेड है? यानी देखो वहां पे पूरी ग्रुप रिजर्व में 100% पार्क करूंगा, यहाँ पे फॉर द ईयर। चलें जी, हमने इसको बढ़ा दिया। अब मुझे एक बात बताएं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, अच्छा पर अब एक चीज सीखनी है यहाँ पे, एक एक चीज गलत है इसमें, सुनो मेरी बात फोकस के साथ। फॉर द ईयर आएगा, ये यहाँ पे कितना दिखाऊं, 10 आएगा, सही है जी। इसके बाद क्या कोई एरर सही किया था तुमने इस साल? इससे आपने क्या किया, एक्सपेंसेस बढ़ गए आपके। अच्छा भाई, जो डिविडेंड दिया है सब्सिडी ने उसको हटा दूं, सही है। और सर जो डिविडेंड दिया एसोसिएट ने उसको भी हटा दूं। एसोसिएट का डिविडेंड क्यों हटा रहा हूं भाई? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट में शामिल होगा। अगर तुमने ऊपर भी रहने दिया तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट निकालना चाहता हूं तो फॉर द ईयर के प्रॉफिट पे 27.5 लगा दूं, तो कितना आ गया, 40.7, ऐसा ही है, चेक कर लो, यही है 148। क्या? अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताएं प्लीज यार, इधर फोकस के साथ, फोकस करके। सर यहाँ पे इधर देख लो जानी, सब सब इधर देखोगे पहले, यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन 25.3 आ रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो आ रहा है मेरे पास वो 40.7 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर 40.7 में डिविडेंड भी शामिल है, उसके अंदर डिविडेंड शामिल। अच्छा फिर उसके अंदर डिविडेंड नहीं है तो क्या वो इनकम नहीं थी मेरी? क्योंकि सर वो रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी थी, मैं बचा कुचा ले गया था वहां पे, यहाँ पे मैं 100% लेके आ रहा हूँ तो डिविडेंड ऊपर से माइनस कर दूंगा, वरना कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? मैं देखो फिर बता रहा हूँ, 40.7 में डिविडेंड भी शामिल है, जबकि तुम अगर बैलेंस शीट को जरा गो थ्रू करोगे तो बैलेंस शीट के इस पेरेंट एंटिटी के रिटेन अर्निंग में डिविडेंड ऑलरेडी शामिल है। तुम सिर्फ क्या लेके आए हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो कुल मिला के उतना ही हो गया है। बात समझ आ रही है? पर पीएनएल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर डिविडेंड की अमाउंट भी शामिल है, तो ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम में भी शामिल है, नीचे शेयर ऑफ प्रॉफिट में भी शामिल है। कितनी बार हो गई? ऊपर से आप हटा देंगे, क्योंकि पीएनएल में पीएनएल के मसले, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के मसले, याद रहेगी ये बात। चलें जी, अब मुझे जरा एक फेवर करें, सेल्स तो मेरे ख्याल से 7380 ही सही है। समीर कह रहे हैं सर इंटेंजिबल 338 कैसे आया, 87 माइनस करने के बाद मेरी जान मैंने गुडविल भी ऐड की है 75 की, सही है समीर, फोकस करो यहाँ पे। अच्छा जी, 5630 में से आप माइनस करें 1300, जो मैं बता रहा हूं, 5630 माइनस 1300 प्लस 42 प्लस 6.88 और प्लस 10, 4388।
सही आ गया 4388.88, ऐसा ही है भाई। और मैंने यहाँ पे से करेक्शन किसकी की है, वो मैंने एजेड का डेप्रिसिएशन ले लिया था। क्लियर है जी। इसके बाद आपका जीबी चेंज हो जाएगा 991 2991.12। हम इसको भी सही कर लेते हैं, 4388 है ना, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 4388.88, ऐसा ही है। अच्छा जी, एक बार चेक कर लो कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन है 910 में 25 और 87 ऐड करो, 1022 बनता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो सीधी सीधी एक्सपेंस ही है, फाइनेंस कॉस्ट है ना, नेगेटिव आएगा। इसके बाद सर मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड इनकम 282 में से 240 माइनस करें और 22 माइनस करें, कितनी बची? 20 बची। इसके बाद सर शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। मुझे खाली आप यहाँ पे सही वाली इनकम बता सकते हैं? 4388 सॉरी 2991.12 में से 1022 माइनस करें, 30 माइनस करें, 2000 कर लें, पक्की बात है। चले अभी देख लेते हैं ना, ये फाइनेंस कॉस्ट है ना यार, 30 प्लस माइनस होगा ना, ये माइनस ही किया है ना, 2000 आ रहा है। सवेरा मैंने वहां पे साइन गलत किया हुआ था, 30 प्लस होगा, अभी देख लेते हैं जानी, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा नहीं, सही है सही है, 1 मिनट रुको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो यहाँ पे फाइनेंस इनकम आ रही है नेट इसकी, समझ रहे हो, ये 80 है, बिल्कुल 30 प्लस होगा, 80 पॉजिटिव है सवाल के अंदर। तो सर ये हमने इसको ऐसे ही रखा, ये कितना आ गया 2059.82, चेक कर लो, यही है भाई। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एक कंपनी की नेगेटिव है, दूसरे की इनकम है, तो नेट करके इनकम बन रही है मेरी। हाँ जी भाई कंफर्म करें, 2059.82 ही है। चलिए जी, इसमें से ये माइनस करें तो प्रॉफिट कितना बनता है? 1455.82। भाई क्या ये मानते हो ये कंसोलिडेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट है इस साल का, फॉर द ईयर का? अब मुझे एक एक करके बात बताएं सर, 1455.82 मैं कितने लोगों में बांटूंगा? 2 लोगों में, पेरेंट और एनसीआई। अच्छा, फटा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के प्रॉफिट पे। अगर सब्सिडरी के प्रॉफिट पे पंगा है तो भाई मैं सेपरेट बुक से सबसे पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट पिक करूं, कितना है वो? 776, ऐसा ही है सर। आप लोग मुझे बताएंगे, हाँ इसमें 776 आ गया। अब ये एडजस्टमेंट्स तुम्हारे सामने है, मुझे बताओ इसमें से एक एक करके हमजा पहली कौन सी एडजस्टमेंट माइनस करूं? प्रॉफिट का बंटवारा करने लगा हूं, कौन सी एडजस्टमेंट माइनस करूं? 42 वाली? हाँ भाई क्या सही कह रही है? अच्छा 42 वाली इसलिए माइनस करूं क्योंकि ये सब्सिडरी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो कि वहां शामिल नहीं है जबकि सेपरेट में शामिल है, तो इसको इंक्लूड करके बंटवारा करूं या इसको हटा के? चलें जी, वेरी गुड भाई, आप कह रहे हैं सर इसको भी माइनस करना है, मैंने इस पे टिक लगा दिया, चलें बाद में देखते हैं ये। इसके अलावा हमजा अक्सर इसके अलावा क्या माइनस होगा? इंपेयरमेंट होगी, रीजन दो इंपेयरमेंट माइनस होने का। फुल गुडविल है, फुल गुडविल है इसलिए इसको मिलेगी, सही है जी। यानी आप ये कह रहे हैं सर इंपेयरमेंट भी माइनस होगी, 100 की होगी 25 की, क्योंकि फॉर द ईयर का बंटवारा हो रहा है। चलें जी, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, ये 6.88 माइनस होगा? ये पेरेंट ने बेचा, ये पेरेंट के प्रॉफिट में है, असो इसका सब्सिडी से कोई ताल्लुक नहीं है। वेरी गुड, ये बात भी दिमाग में रखनी है। अच्छा अब एक आगे, ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 10 का होगा, क्योंकि ये सब्सिडी की बुक का है और ये इसमें शामिल नहीं है जबकि वहां पे शामिल है, हटा दूं उसको। चलें जी, ये 10 भी माइनस होगा, समझ आती है बात। हमजा ये 87, 87, 87 का पीएनएल पे इफेक्ट नहीं आ रही, श्योर अबाउट इट?
होगा नशइयों, सुनो मेरी बात, सुनो, इसलिए होगा, सुनो मेरी बात, कैपिटलाइज हुआ है, तुमने इसको एक्सपेंस आउट किया था, तो जाहिर सी बात है इसकी हिट किसके पीएनएल पे आएगी, सब्सिडरी के, तो जाहिर सी बात है वहां पे एडजस्टेड, तो यहां से भी हटा के बांटोगे पैसा। वेरी गुड जी, ये भी माइनस होगा। अच्छा भाई, डिविडेंड बाय सब्सिडरी, डिविडेंड माइनस होगा? नहीं सर, क्योंकि ये किसकी बुक का है, पेरेंट एंटिटी की बुक का है ये, सुनो मेरी बात, ये पेरेंट एंटिटी की बुक की इनकम है, ये उसकी एडजस्टमेंट है, सब्सिडरी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बात क्लियर है? अच्छा, ये 22 रुपए जो आ रहा है, 22 भी नहीं होगा, रीजन एसोसिएट वाला है, पक्की बात है? चलें जी सर, बात समझ आती है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे खाली फिगर सही कर लो क्योंकि एक थोड़ा सा है ये भाभी। 776 में से 42 माइनस किया, 25 माइनस किया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को 10 करो, 40 किया था ना मैंने, 612 आ गया। 612 में से एनसीआई का शेयर कितना है, 122.4। एक मिनट यार, चलें सर, ये आ गया 122.4। अच्छा प्लीज यार इधर, 122.4 जब इस सब्सिडरी के प्रॉफिट में से किसका है, एनसीआई का, तो बाकी जो ये सारे पैसे हैं, तो ये इसको देते हैं पेरेंट एंटिटी को, कितना आ रहा है, 1303.1333 है, 0.42 बढ़िया। अच्छा चलो, अब एक और बात, आखिरी बात, मुझे एक बात समझा दें भाई यहाँ पे, कि सर जब मैं यहाँ पे पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट देख रहा हूँ तो आ रहा है 133.42, सही है? इधर जवाब देना है अभी, यहाँ 133.42 यहाँ पे आ रहा है पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट, और जब मैं यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन देख रहा हूँ तो ये तो 608 आ रहा है। सर सिर्फ ये नहीं, सुने, ये सिर्फ सब्सिडरी का प्रॉफिट है, इसमें पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट शामिल नहीं है, और देखो इसका कभी मैच हो ही नहीं सकता, रीजन बीइंग क्योंकि वो 4 सालों का प्रॉफिट है, वो भी सब्सिडरी का। यहाँ पे कितने सालों की वर्किंग है, 1 साल की वर्किंग है, तो भाई अगर इसको मैच करने जाओगे तो कभी भी मैच नहीं होगा। ऑनेस्टली बता दो, रिवाइज हो गया, पक्की बात है? अब पीएनएल बैलेंस शीट मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, अब आपके ऊपर सिर्फ एक ही चीज ड्यू रह गई है, खुदा के वास्ते रोज एक सवाल करना है, भले ही पास पेपर का सवाल करो, कोई मसला नहीं है, सही है जी? मिलते हैं अगली क्लास में IFRS 9 के साथ। अल्लाह हाफिज।